Government gives a grant of 10 lakh rupees for past research of H1N1 vaccine to a pharmaceuticals limited. There is no condition attached to the grant. So hello, hi everyone, welcome back to my channel Crack Series. And in this video I will be covering the illustrations of India's 20, which is of government grants, right? As I mentioned in my shorts video as well. So चलो स्टार्ट करते हैं फिर। जो गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी है 10 लाख रुपीज़ की फॉर पास्ट रिसर्च ऑफ H1N1 वैक्सीन, वो भी किसको, एक कंपनी को। कोई कंडीशन नहीं है ग्रांट की। अब हमें ये कहा गया है कि ए फार्मा की बुक्स में, कंपनी की बुक्स में क्या रिकग्निशन करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ही मान लो आपको कोई ग्रांट मिली है, ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं है, तो स्टैंडर्ड तो यही बोलता है कि स्टेटमेंट ऑफ पेनल में डाल दो। तो ये हम स्टेटमेंट ऑफ पेनल में डाल देंगे, राइट। 2 पे आते हैं। गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया 10 लाख रुपए की फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ H1N1 वैक्सीन कंपनी को। इवन दो सिमिलर वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, बट वो क्या है, एक्सपेंसिव है। एंटिटी को मेक श्योर करना है बाय डेवलपिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ओवर अ 2 ईयर, कॉस्ट कम से कम 40% से क्या है, कम हो जाए फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, राइट। अब जो ये गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, ये कैसे बेसिकली इसकी काउंटिंग करेंगे हम। देखो इसके साथ कंडीशन तो अटैच है, कंडीशन तो अटैच है। और 2 साल के अंदर अंदर में तो हमें गवर्नमेंट ने बोला है भाई अगर कॉस्ट कम नहीं आई तो 2 साल के अंदर में कॉस्ट क्या है, कम करनी है, राइट। सो ग्रांट इमीडिएटली रिकग्नाइज कर लो डेफर्ड इनकम की तरह, और चार्ज कर लो प्रॉफिट और लॉस को ओवर अ पीरियड ऑफ क्या, 2 ईयर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ क्या, 2 ईयर्स, राइट। जो कि हमें लॉजिकल भी लग रहा है। ये जो कि हमें लॉजिकल भी क्या है, लग रहा है। इलस्ट्रेशन 3 पे आते हैं। अ विलेज ऑफ आर्टिसंस इन अ डिस्ट्रिक्ट गॉट डिवास्टेड बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। एक विलेज आर्टिसंस की डिस्ट्रिक्ट में वो बिल्कुल ही डिवास्टेटेड हो गई अर्थक्वेक की क्या वजह से। ए लिमिटेड जो कंपनी है वो ऑपरेट कर रही थी उस डिस्ट्रिक्ट में, और एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रही थी, इसको आर्टिसंस को एम्प्लॉयमेंट भी क्या प्रोवाइड कर रही थी। गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए की ग्रांट दी इसको, कंपनी को, ताकि जो 100 आर्टिसंस हैं, ताकि जो आर्टिसंस हैं वो उनका रिहेबिलिटेशन हो पाए 3 साल के पीरियड में। गवर्नमेंट ने रिलीज़ करे 2 लाख रुपए, गवर्नमेंट रिलीज़ करे 2 लाख रुपए, ठीक है। तो देखो अब ये भी यहाँ भी डेफर्ड इनकम ही होगी, क्योंकि मेरी कंडीशन अटैच है, और मैं ओवर द यूजफुल लाइफ जो भी है उसको 3 साल के मेरे को रिहेबिलिटेशन का दे रखा है, 3 साल में पीरियड में रिकग्नाइज कर लूँगा। So A Limited will recognize 10 lakh rupees as government grant and set it up as a deferred income, and will recognize कर लेगा प्रॉफिट और लॉस में ओवर द पीरियड ऑफ क्या, 3 ईयर्स, एज अ प्रिंसिपल इनशिएट कर रहा है किसमें, इंडियाज 20 में। एक बार गवर्नमेंट ग्रांट रिकग्नाइज हो गई, कोई भी रिलेटेड कंटिजेंट लाइबिलिटी या कंटिजेंट एसेट, कोई भी कंटिजेंट लाइबिलिटी कंटिजेंट एसेट क्या है, वो इंडियाज 37 के अकॉर्डिंग क्या ट्रीट करा जाएगा। प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटी कंटिजेंट क्या, एसेट्स। The manner in which a grant is received does not affect the accounting method to be adopted in regard to the grant. So the grant is accounted for in the same manner, whether चाहे वो कैश में रिसीव हुई है, चाहे रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट रिलीज के फॉर्म में रिलीज हुई है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी या एसेट रिलीज करी गई हो। सो जिस मैनर में को रिलीज हुई है उससे ना अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बस वो ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो अक्रूवल फॉलो कर रहे हैं।
अब हम देखते हैं illustration 4. A Limited receive from the government a loan of 50 lakh rupees at the rate 5% payable after 5 years in a bullet payment. ठीक है, प्रीवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, इंटरेस्ट पेबल है रेगुलरली एट द एंड ऑफ ईच ईयर. हमें गवर्नमेंट ग्रांट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, जनरल एंट्री क्या है पास करनी है. ऑल्सो एग्जामिन करो कैसे गवर्नमेंट ग्रांट क्या रिकगनाइज करी जाएगी, कैसे गवर्नमेंट ग्रांट क्या रिकगनाइज करी जाएगी, इसकी भी एंट्री पास करनी है. So A Limited received from the government a loan of 50 lakh rupees at the rate 5% payable after 5 years in a bullet payment. The prevailing market rate of interest is 12%. Interest is payable है regularly at the end of each year. Calculate the amount of government grant और पास करो क्या necessary general entry. Also examine करो कैसे government grant recognize क्या है करी जाएगी. ठीक है, तो देखो वर्किंग नोट पे आते हैं. उससे पहले देखो हमें क्या है 50 लाख रुपए गवर्नमेंट से मिले हैं और 5% क्या है हमें पे करना है. ठीक है, राइट. और इंटरेस्ट और प्रीवेलिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है. प्रीवेलिंग जो इंटरेस्ट रेट है सॉरी वो 12% है. तो 50 लाख रुपए पे अगर मैं 2.5 लाख निकाल लूँ कितना परसेंट निकालूँ, 5% निकालूँ तो लगभग 2.5 लाख रुपये निकल के आता है. ठीक है, और 5 साल का निकाल लो कितना हो जाएगा, लगभग 12,50,000. ठीक है, और लोन मेरे को एट द एंड ऑफ 5th ईयर पे रीपे करना पड़ेगा. राइट, तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा ही. और डिस्काउंटिंग फैक्टर मैं क्या लूँगा, मार्केट रेट वाला. तो अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर आप लोगे तो 0.892 फर्स्ट ईयर के उसमें ये तो आप निकाल ही लोगे. देन मल्टीप्लाई करना है आपको, पीवी निकाल लेनी है. तो 50 लाख की आज की पीवी है 28 लाख और बाकी इंटरेस्ट की भी निकाल लोगे तो आपकी टोटल पीवी निकल के आ जाएगी 37,38,328. राइट, तो ये 50 लाख प्लस इंटरेस्ट की पीवी है. अब फिर आप उसको बस अकाउंट कर दोगे. देखो ओपनिंग बैलेंस 37,38,328 है, वही जो मेरा टोटल निकल गया है वो उठा लिया मैंने. इस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 12% के हिसाब से. ठीक है, तो फिर आपने जो इंटरेस्ट पे करा वो माइनस करो. तो 37,38,328 पे कितना निकालोगे आप इंटरेस्ट, 12%. ठीक है, देन क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे कितना, 2.5 लाख रुपए. ठीक है, इंटरेस्ट पे करोगे कितना, 2.5 लाख रुपए. इसको आप निकालोगे तो इससे 12% निकाला हमने 44868. ठीक है, 10 कर दिया, देन माइनस कर दिया 2.5 लाख रुपए. फिर 39, 36, 9, 28, 27 आ गया, 28 कर दिया इन्होंने. ठीक है, फिर ऐसे इस पर फिर से 12% निकालोगे. 492 472 472 43 आ जाएगा 1. प्लस करोगे देन माइनस 2.5 लाख रुपए करोगे. देन क्या करोगे आप, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया फिर निकल के. ऐसे ही आप देखो वही है, लीज वाला की तरह ही निकालना है हमें 5 साल का. फिर हम यहाँ पे तो पूरी 52,10,000 की पेमेंट होगी. देन ये इसको ऐड करोगे और इसको माइनस करोगे तो आपका ये नहीं आएगा बैलेंस. ये आपको चेक करना है बस. देखो यार इसमें फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क ये पड़ा कि मैंने ना प्रेजेंट वैल्यू ले ली. अपना 12% के मार्केट रेट निकाल के मैंने क्या है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ले ली. ठीक है, मैंने क्या है प्रेजेंट वैल्यू क्या है ले ली इसमें. राइट, ठीक है, तो वाली चीज़ें और कुछ नहीं है.
तो ओपनिंग बैलेंस इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करा, फिर इंटरेस्ट जो मैंने पे करा, एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस मेरा निकल के आ गया। अब देखो, या तो मेरे को अब पता है इसमें रिकग्निशन का डिफरेंस आ जाएगा। देखो मेरा 2.5 लाख रुपये, तो देखो इतना मेरा इंटरेस्ट क्या है चार्ज होगा P&L में, और इतना मैं पे करूँगा, ठीक है। तो मतलब जो मैं पे कर रहा हूँ ना, वही मैं चार्ज नहीं कर रहा, मैं इंटरेस्ट 12% वाला ही चार्ज कर रहा हूँ, तो मेरा मार्केट रेट है विच रिफ्लेक्ट्स कंसिस्टेंसी विद द मार्केट प्रिंसिपल। और ये मेरे को 2.5 मतलब ऑल तो मेरे को पे करना कम करना पड़ रहा है, राइट। बट उस 50 लाख रुपये को मैं आज की वैल्यू में निकल के आ गया। देखो ओवर द ईयर तो मेरा वही पेमेंट हो रही है, ओवर द ईयर तो देखो पेमेंट मेरी लास्ट में ये हुई, बट मेरा P&L पे लास्ट में ना 52 लाख का इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मैंने इसको धीरे धीरे करके अपना 5 साल पे का इम्पैक्ट दिखाया है, धीरे धीरे करके 5 साल पे का इम्पैक्ट अपना दिखाया है, राइट। और ये वाला भी इम्पैक्ट आपने क्या निकाल ही लिया। तो वैसे देखो आप इसको, देखो ये यूनिट रिकग्नाइज कर लेगा द गवर्नमेंट ग्रांट। कितने की गवर्नमेंट ग्रांट रिकग्नाइज करेगा, देखो 50 लाख का था और 37 लाख की आज की वैल्यू निकल के आई है उस लोन की, ठीक है। अगर मैं 12% की फेयर वैल्यू ले रहा हूँ, तो 12% के रेट पे जो मार्केट रेट है उसकी करेंट वैल्यू लेके निकाल रहा हूँ, तो 37 लाख का है 5 साल बाद, बट उसको 50 लाख तो मेरे को मिल गई, मतलब मेरे को 12 लाख रुपये का लगभग 12.5 लाख रुपये का बेनिफिट हुआ है, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट 50 लाख, टू डेफर्ड इनकम इतनी, और टू लोन अमाउंट इतनी। अब जो 12 लाख एक्सट्री मैंने वो प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज कर लूँगा ओवर द पीरियड इन विच जिसमें ये लिमिट गया रिकग्नाइज करेगा एज एक्सपेंडिचर द रिलेटेड कॉस्ट विच द गवर्नमेंट इज फॉर विच द ग्रांट इज इंटेंडेड टू क्या है कंपनसेट को क्या है करनी पड़ेगी, राइट। और फुल स्केल बेसिस पे हमने निकाली है ये, तो वैसे ही क्वेश्चन हुआ है। आई होप यू गॉट इट। So continuing with the facts given in illustration 4, state how the grant will be recognized in the statement of profit or loss, assuming the loan is an immediate relief measure to rescue the enterprise। ठीक है, तो हमें ये 3 केस दे रखे हैं और हमें बताना है कि ग्रांट कैसे रिकग्नाइज होगा। सो जो ग्रांट है ना, वो तो ये तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा हम सिस्टमेटिक बेसिस पे, तो वो भी पीरियड के अकॉर्डिंग, जिसमें ए लिमिट क्या है वो खर्चे इनकर करेगी ग्रांट से रिलेटेड, ठीक है। सो अब ये देखते हैं कि लोन क्या है कि मेरा इमीडिएट रिलीफ मेजर है एंटरप्राइज को क्या रेस्क्यू करने के लिए, तो मैं इमीडिएटली रिकग्नाइज कर लूँगा। सेकेंड दे रखे कि लोन इज अ सब्सिडी फॉर स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, जो इनकर्ड होगी इक्वली 4 साल, तो मैं 4 ईयर्स के हिसाब से क्लासीफाई कर लूँगा। मतलब 4 साल का क्या है, पहले डेफर्ड इनकम दिखा दूँगा, 4 साल में क्या है इसको डिस्ट्रीब्यूट करता रहूँगा ग्रांट को, ठीक है। थर्ड दे रखा है फाइनेंस करना एक डेप्रिशिएबल एसेट, तो मैं डेप्रिशिएशन जितनी उसकी लाइफ होगी उसके बेस पे क्या है, बेसिस पे मैं उसको रिकग्नाइज कर लूँगा ग्रांट को। या फिर जैसे मैं डेप्रिसिएशन रिकग्नाइज कर रहा हूँ एसेट के रिलेटेड, वैसे ही मैं उसके बेस पे क्या है ग्रांट रिकग्नाइज करूँगा सेम बेसिस पे, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, 6 सॉरी। A Limited wants to establish a manufacturing unit in a backward area and requires 5 acres of land, ठीक है। A Limited चाहता है कि वो इस्टेब्लिश करे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसमें, बैकवर्ड एरिया में, उसको 5 एकड़ ऑफ लैंड भी चाहिए। गवर्नमेंट है, सरकार है, प्रोवाइड करती है लैंड को लीज होल्ड बेसिस पे 10,000 पर एकड़ की है नॉमिनल वैल्यू पे, और लैंड की फेयर वैल्यू मेरे को 1 लाख पर एकड़ भी दे रखी है, ठीक है। 10,000 पर एकड़ के हिसाब से उन्होंने नॉमिनल वैल्यू पे दे दी, और लैंड की फेयर वैल्यू कितनी थी मेरी 1 लाख रुपए, बट गवर्नमेंट ने 10,000 के हिसाब से दे दी। तो ग्रांट बता नहीं मेरे को इतनी रिकग्नाइज करनी है, तो लैंड की फेयर वैल्यू तो क्या होगी 5 एकड़ है, मतलब 5 लाख रुपए, और हमें वो मिल रही है 50,000 रुपये एज गवर्नमेंट। तो उसको उसके 2 तरीके हैं, या तो मैं 5 लाख रुपये अपनी फेयर वैल्यू पे दिखा दूँ और 4.5 लाख रुपये की ग्रांट दिखा दूँ, क्योंकि 50,000 रुपये मेरे को पे करने पड़े बस, जबकि लैंड 5 लाख रुपये की थी। या फिर मैं उसको नॉमिनल वैल्यू 50,000 की नॉमिनल वैल्यू पे दिखा दूँ, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा ईजी तरीका है, ये भी आप कर सकते हो। 7 देखते हैं।
A Limited establishes solar panels to supply solar electricity to its manufacturing plant. जो A Limited है वो इस्टेब्लिश करता है सोलर पैनल्स सोलर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे। जो कॉस्ट है सोलर पैनल्स की वो 1 करोड़ रुपए है और यूज़फुल लाइफ है 10 साल। ठीक है। डेप्रीसिएशन SLM बेसिस पे प्रोवाइड होता है। गवर्नमेंट ने 50,000 रुपये क्या है, 50 लाख रुपए सब्सिडी दे दी है। ठीक है। तो हमें कैसे बताना है कि अब देखो जो सोलर पैनल के लिए मेरे को क्या मिली है सब्सिडी, तो जितनी यूज़फुल लाइफ सोलर पैनल की मैं उस हिसाब से क्या रिकगनाइज़ कर दूंगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में। पहले डेफर्ड इनकम दिखा दो, फिर 5 लाख रुपए करके 10 साल में रिकगनाइज़ कर लो सोलर पैनल की जो क्या है लाइफ है। या फिर मैं क्या करूँ, सोलर पैनल की 1 करोड़ की कॉस्ट में 50 लाख रुपये डिडक्ट करके, तो उससे मेरा क्या है लगभग उनकी जो डेप्रिसिएशन है वही मेरी कम हो जाएगी सोलर पैनल की। तो 2 तरीके हैं, कॉस्ट में से फाइनेंस कर दो या अलग से दिखा के ओवर द यूज़फुल लाइफ दिखा दो। वो एंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 8 देखते हैं। सो continuing with the facts given in illustration 7 above, state करो how the same will be disclosed in the statement of cash flows। ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में 1 करोड़ रुपये मेरा कैश आउटफ्लो होगा और 50,000 रुपये मेरे को क्या मिलेंगे। 50,000 रुपये तो मैं 50 लाख रुपये तो मैं क्या दिखा दूंगा इन्वेस्टिंग में, और 1 करोड़ रुपये दिखाऊंगा किसमें आउटफ्लो है था इन्वेस्टिंग। ठीक है। अलग अलग दिखाना पड़ेगा मेरे को, राइट। एक इसको मैं नेट 50 लाख रुपये आउटफ्लो नहीं दिखा सकता। 1 करोड़ रुपये आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एंड 50 लाख रुपये आउटफ्लो इन्वेस्टिंग में। ठीक है, राइट। ऐसे इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। So A Limited receive a government grant of 10 lakh rupees to defray expenses for environmental क्या protection के लिए। Expected environmental cost to be incurred is 3 lakh per annum for the अगले 5 साल के लिए। हमें प्रेजेंटेशन बतानी है अब ग्रांट की रिलेटेड टू इनकम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए क्या लिमिटेड। ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन। As per para 29 of India's 20 grants related to income are presented as a part of profit or loss, या तो सेपरेटली या अंडर द जनरल हेडिंग अदर इनकम में, या उनको ऑल्टरनेटिवली आप डिडक्ट भी कर सकते हो एक्सपेंस से। तो 2 मेथड बता देना, तो क्रेडिट कर दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, या खर्चे में से माइनस कर दो। ठीक है। देखो यार, एंट्री स्ट्रेट लाइन बेसिस पर रिकगनाइज करेगी मान लो 10 लाख रुपए को 5 साल की पीरियड में, तो 2 लाख पर साल उसको रिकगनाइज कर लेगी अदर इनकम में। The supporters of this method consider it inappropriate to present income and expenses on net basis, and that separation of grant from expense facilitates comparison with other expenses not affected by the grant। तो देखो जो इस मेथड के सपोर्टिंग में देखो 2 मेथड हैं, क्या तो मैं तो इनकम दिखा दूँ अपने P&L में, या फिर मैं खर्चे में से माइनस कर दूँ ग्रांट को P&L में, क्योंकि इनकम से ऑलरेडी मेरी ग्रांट है ये। तो जो सपोर्टर हैं इनकम वाले से वो कहते हैं कि भाई इसको अलग दिखाने से बेटर प्रेजेंटेशन होगी और कंपैरिजन भी अच्छा कर पाएंगे। अब मेथड 2 कह रहे हैं कि भाई 3 लाख रुपए खर्चा है हर साल, 2 लाख रुपए मेरा इनकम आ रही है गवर्नमेंट से, तो 1 लाख रुपए मैं नेट खर्चा दिखा दूँ अपना। ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। और सपोर्टर इस मेथड के कहते हैं कि भाई एक्सपेंसेस माइट वेल नॉट हैव इनकर्ड बाय द एंटिटी इफ द ग्रांट हैड नॉट बीन अवेलेबल एंड प्रेजेंटेशन एक्सपेंस का विदाउट ऑफसेटिंग द ग्रांट में देयरफॉर बी मिसलीडिंग। सपोर्टर कहते हैं भाई अगर ग्रांट नहीं मिलती तो खर्चा भी नहीं कर पाते हम, ग्रांट की वजह से खर्चा हो रहा है तो इसलिए हमें नेट बेसिस पर दिखाना चाहिए। तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। द स्टैंडर्ड रिगार्ड्स दैट बोथ द मेथड्स आर एक्सेप्टेबल फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स related to income. However, method 2 may be more appropriate when a company can relate to the grant to a specific expenditure. Method 2 जब वहाँ appropriate होगा जहाँ पे मैं खर्चे और इनकम से क्या रिलेशन कर पाऊँ, जैसे मान लो सेल्स कॉस्ट हो गई वैसे। The standard also provides that disclosure of the grant may be necessary for a proper understanding of the financial statement. The disclosure of effective grant may be an item or income which are usually appropriate। ठीक है। अब लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई अगर अलग अलग करिए दिखाओगे तो
बेटर प्रेजेंटेशन होगी, अलग अलग चीज़ें मेरे को ज़्यादा दिखेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। सो वो तो उनके हिसाब से वो जो भी रहेगा अपने हिसाब से क्या है क्लासीफाई कर लेंगे, बट अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और यूज़र्स को क्या है इंटरप्रिटेशन समझ आनी चाहिए कि क्या हो रहा है एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। टेंथ देखते हैं फिर। देखो ए लिमिटेड को मिली ए लिमिटेड हैज़ रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 10 करोड़ रुपए इन द फाइनेंशियल ईयर 20x1x2 फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी ऑफ सेलिंग गुड्स एट लोअर प्राइजेस टू लोअर इनकम ग्रुप पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर 2 years। तो मेरे को 10 करोड़ रुपए की क्या है ग्रांट मिली उस वाले फाइनेंशियल ईयर में, किससे? लोकल गवर्नमेंट से, सब्सिडी की फॉर्म में गुड्स को सेल करने के लिए लोअर प्राइस पे लोअर इनकम ग्रुप पॉपुलेशन को, वो भी पर्टिकुलर एरिया में 2 साल के लिए। ठीक है, ए लिमिटेड ने अकाउंट करी ग्रांट को इनकम की तरह, उसी में अकाउंट कर ली। देखो अकाउंट करने के टाइम पे ना वो श्योर थे भी सारी कंडीशन कंपाइल करेंगे, लेकिन 25-26 में क्या हुआ, ए लिमिटेड ने कंडीशन कंपाइल नहीं करी और उनके पास रिफंड का नोटिस आ गया। ए लिमिटेड ने कोर्ट में केस भी लड़ा बट वो हार गए एंड नाउ ग्रांट इज क्या फुली रिपेबल है। अकाउंटिंग जो हमने करी थी पिछले साल, मतलब पहले, वॉज नॉट एन एरर एज पर इंडिया स्टेट के हिसाब से एरर भी क्या है नहीं है। तो हमें एनालाइज करना है हाउ शुड ए लिमिटेड रिफ्लेक्ट रीपेबल ग्रांट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंडिंग 20x5x क्या 6। तो हमें इसका बताना है कैसे करना है। तो देखो जो इसमें ना हम इंडिया स्टेट यूज़ करेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट ग्रांट जो कि रीपेबल हो जाती है वो काउंट करी जाती है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट इंडिया सीट के हिसाब से, अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स और क्या एरर। सो रिपेमेंट ऑफ अ ग्रांट जो कि इनकम से रिलेटेड है शैल बी अप्लाइड फर्स्ट अगेंस्ट एनी अनअमोर्टाइज डेफर्ड क्रेडिट जो रिकगनाइज करा है हमने ग्रांट के रिस्पेक्ट में, टू द एक्सटेंट डेटा रीपेमेंट एक्सीड कर दे कोई भी डेफर्ड क्रेडिट से, और जब कोई डेफर्ड क्रेडिट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम प्रॉफिट और लॉस में क्या है डाल देंगे उसको। दो अगर मेरा कोई डेफर्ड क्रेडिट पड़ा हुआ है तो पहले मैं उससे एडजस्ट करूँगा। अगर कोई डेफर्ड क्रेडिट से ज़्यादा की पेमेंट हो रही है तो बाकी में जो बैलेंस है वो पी एन एल में एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर कोई डेफर्ड क्रेडिट था ही नहीं, मैंने डायरेक्टली पी एन एल में डाल दी, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पी एन एल से ही क्या है चीज़ें करेंगे। देखो रीपेमेंट और गवर्नमेंट ग्रांट ये पी एन एल में चला जाएगा, गवर्नमेंट ग्रांट पेबल ये मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, फिर लाइबिलिटी को मैं क्या सेटल कर दूँगा कैश से ऐसे। ठीक है, अज्यूमिंग कि कोई डेफर्ड क्रेडिट बैलेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता तो रीपेमेंट का रिकगनाइज कर रही है पी एन एल रिकगनाइज कर रही है, वो तो क्वेश्चन बड़ी बार चल रहे हैं हमें, राइट। एक्स्ट्रा नॉलेज क्वेश्चन कवर करते हैं। फर्स्ट इज ABC Limited has received the following grants from Government of Italy for its newly started pharmaceutical business। उसके न्यूली स्टार्टेड फार्मास्यूटिकल क्या बिजनेस के लिए 20 lakhs रिसीव हुए हैं फॉर इमीडिएट स्टार्टअप ऑफ बिजनेस विदाउट एनी फर्दर कंडीशन। तो 20 लाख रुपये तो मेरे पास विदाउट एनी फर्दर कंडीशन के लिए क्या आए हैं। 50 लाख मेरे को मिले हैं रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स के लिए, जो कि मेरे को रिक्वायर्ड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए विद फॉलोइंग क्या कंडीशंस। पब्लिक को अवेलेबल कर जाएंगे 20% चीपर प्राइस पे और WHO की क्वालिटी के हिसाब से होंगे। ठीक है, 2 एकर्स ऑफ लैंड मिली है मेरे को प्लान के सेटअप के लिए, जिसकी फेयर वैल्यू 10 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए मिले हैं मशीनरी की परचेज़ के लिए, जिसकी कॉस्ट क्या 10 लाख रुपए है। यूज़फुल लाइफ मशीनरी कितनी है 5 साल, और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन SLM पे लगेगा। ठीक है, हाउ ABC लिमिटेड को अकाउंट करनी चाहिए, रिकगनाइज करना चाहिए गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी बुक्स ऑफ क्या अकाउंट में, मेरे को क्या है रिकमेंड करना है कि कैसे ABC को रिकगनाइज करनी चाहिए गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो देखो जो मेरे को 20 लाख रुपए मिले हैं ना, जो मेरे को 20 लाख रुपए मिले हैं वो तो मेरा इमीडिएट स्टार्टअप के लिए और कोई कंडीशन भी नहीं है
तो इसको तो मैं डायरेक्टली पीएनएल में डाल दूंगा, तो डायरेक्टली पीएनएल में डल जाएंगे। जो 50 लाख रुपए मिले हैं उसमें कंडीशन है, वो मैं सिस्टमेटिक बेसिस पे रिकग्नाइज करूँगा। जैसे मेरे खर्चे होते जाएंगे वैसे मैं इनकम रिकग्नाइज करता जाऊँगा। और जिस हिसाब से मेरे को क्या है कंडीशन रिकग्नाइज करनी है किसकी, ग्रांट की, कि भाई सस्ते में प्रोवाइड करनी है, WHO की सारी कंडीशन मीट करनी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, राइट। और जो मेरे को फेयर वैल्यू मिली है, मतलब फेयर 10 लाख रुपए की लैंड मिली है, ठीक है, तो वो मैं नॉमिनल वैल्यू पे क्या दिखा दूंगा एज पर स्टैंडर्ड। लैंड शुड बी रिकग्नाइज फेयर वैल्यू ऑफ ₹10 लाख एंड गवर्नमेंट को प्रेजेंट करनी पड़ेगी बैलेंस शीट में बाय सेटिंग अप ग्रांट को एज डेफर्ड इनकम दिखा दो। ऑल्टरनेटिवली हम कॉस्ट ऑफ एसेट में से भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया लॉ, बट हम यहाँ पे हमें कॉस्ट ज़ीरो वैल्यू, मतलब कुछ पैसा देना नहीं पड़ा लैंड के बदले। सो जो लैंड है 10 लाख रुपीज़ की, वो मैं नॉमिनल वैल्यू पे क्या दिखा दूँगा। अब जो 2 लाख रुपए मेरे को मिले हैं मशीनरी की परचेज़ के लिए, वो मैं स्ट्रेट लाइन पे क्या है 5 साल के बेस पे क्या है उसको दिखा दूँगा, राइट। मतलब 40,000 रुपये क्रेडिट कर दूँगा। देखो दो तरीके हैं एसेट में, या तो कॉस्ट में से माइनस कर दूँ या फिर यूज़फुल लाइफ के बेस पे क्या है डेफर्ड इनकम पहले दिखा दूँ और 40,000 रुपये क्या है क्रेडिट करता रहूँ प्रॉफिट लॉस में, या फिर कॉस्ट में से माइनस कर दूँ, डेप्रिसिएशन अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 लाख रिकग्नाइज हो जाएगी डेफर्ड इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करता रहूँगा ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द क्या एसेट। इन दिस केस 40,000 शुड भी क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को ईच ईयर ओवर अ पीरियड ऑफ क्या 5 ईयर्स। ऑल्टरनेटिवली मैं कह सकता हूँ 2 लाख रुपये डिडक्ट कर दूंगा कॉस्ट में से और डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज कर दूंगा, रिड्यूस अमाउंट ऑफ 8 लाख रुपीज़ पे हर साल। तो मेरा वैसे भी हो सकता है, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये हर साल रिड्यूस अमाउंट पे क्या चार्ज कर दूंगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, सो आई थिंक दिस इज अ इजी क्वेश्चन। फर्स्ट वाला, A Limited receive from the government a loan of ₹1 lakh at the rate 5% payable after 5 years in a bulleted payment। जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से 12% है, इंटरेस्ट रेगुलरली पे होगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट और पास करनी है नेसेसरी जनरल एंट्री, और ये भी पता लगाना है कैसे गवर्नमेंट ग्रांट रिकग्नाइज होगा। ऑल्सो ये भी स्टेट करना है कैसे गवर्नमेंट ग्रांट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में रिकग्नाइज होगा, अज्यूमिंग कि जो लोन है वो डेप्रिशिएबल एसेट को क्या है फाइनेंस करने के लिए यूज़ करा जा रहा है। तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन है सिमिलर हमने करा हुआ था इलस्ट्रेशन आई थिंक 4 में, अगर आप चेक करोगे तो बाकी मतलब सेम ही तरह का क्वेश्चन था। तो पहले तो वर्किंग नोट देखते हैं। देखो 1 करोड़ का लोन है, 5% इंटरेस्ट जाएगा, मतलब 5 लाख रुपये इंटरेस्ट जाएगा ओवर द टेन्योर ऑफ 5 साल, ठीक है। 25 लाख तो ये हो गए। फिर एक बुलेटेड पेमेंट मतलब 1 करोड़ लास्ट में पे करूँगा मैं। अब जो मार्केट रेट है 12% उसके बेस पे क्या है मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँगा उस लोन की, 74 लाख आ जाएगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आई जाएगी, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, ओपनिंग बैलेंस इतना है, देन इंटरेस्ट इसका 12% निकालोगे, प्लस करके माइनस कर दोगे 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका। तो बी प्लस सी माइनस डी, ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। सिमिलरली आप ये 5 साल का निकाल दोगे और आपका टोटल नीली आएगा। अब ग्रांट कितनी की मिली, देखो 74 लाख की आज की वैल्यू 1 करोड़ का लोन है, तो आपको 25 लाख की मेरे को ग्रांट मिली है। 25 लाख को मैं डेफर्ड इनकम दिखा दूंगा अपने इसमें, बैंक में 1 करोड़ आए, डेफर्ड इनकम इतनी, लोन इतना हुआ। अब इन्होंने बोला है कि अब इस डेफर्ड इनकम है ना ओवर द यूज़फुल लाइफ दिखाऊंगा, जो मेरे खर्चे हो रहे हैं कंपनसेट करने के लिए, जो भी मैं अपना क्रेडिट खर्चा कर रहा हूँ, ग्रांट जो मिली है जिस खर्चे के लिए मेरे को मिली है उसके हिसाब से मैं उसको क्या है ओवर द सिस्टमेटिक बेसिस पे दिखा दूंगा पीरियड में, फॉर विच द ग्रांट है जो कंपनसेट कर रही है मेरे को उस खर्चे के लिए। अगर डेप्रिशिएबल के लिए मिली है तो मैं जिस जिस बेसिस पे डेप्रिसिएशन रिकग्नाइज कर रहा हूँ उस बेसिस पे मैं क्या है ये भी रिकग्नाइज करूँगा अपने प्रॉफिट और लॉस में, राइट, ये इनकम। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था।
थर्ड देखते हैं। एमएनसी लिमिटेड ने ग्रांट मिली इन द नेचर ऑफ एग्जामिशन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स विद सर्टेन कंडीशंस रिलेटेड टू विद सर्टेन कंडीशन है जो कि रिलेटेड है टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ क्या इंडिया। सो एमएनसी लिमिटेड को ग्रांट मिली है एग्जामिशन ऑफ कस्टम ड्यूटी के नेचर में कैपिटल गुड्स पे विद सर्टेन कंडीशन जो कि रिलेटेड है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। स्टेट करो वेदर जो सेम है वो गवर्नमेंट ग्रांट है कि नहीं है अंडर इंडिया 20 में, और इफ़ यस तो उसको काउंट कैसे करोगे अगर ग्रांट मेरे को एसेट से रिलेटेड मिली है या ग्रांट मेरे को क्या इनकम से रिलेटेड मिली है। तो देखो देखो पैराग्राफ 3 इंडिया 20 का साफ साफ ये बोलता है कि गवर्नमेंट ग्रांट वो असिस्टेंस है जो कि गवर्नमेंट दे रही है फॉर्म ऑफ ट्रांसफर्स में रिसोर्सेज को टू एन एंटिटी इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लाइंस विद सर्टेन कंडीशंस रिलेटिंग टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ किसकी एंटिटी की। दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस विच कैन नॉट रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस्ड अपॉन दैम एंड ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश नहीं करी जा सकते फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन ऑफ द एंटिटी। इन अकॉर्डेंस विद द अबव इन द गिवन केस एग्जाम्पशन जो कस्टम ड्यूटी की दी है अंडर EPCG स्कीम में वो गवर्नमेंट ग्रांट है एंड उसको प्रोविजन इंडिया 20 के हिसाब से क्या है मैं क्लासीफाई करूँगा। इंडिया 20 ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स और रिलेटेड टू इनकम को ऐसे बताता है कि एसेट्स वाली क्या होंगी जिसकी प्राइमरी कंडीशन है गवर्नमेंट लाइक एंटिटी क्वालिफाइंग फ्रॉम देम शुड परचेज कराए कंस्ट्रक्ट कराए या फिर एक्वायर करे लॉन्ग टर्म एसेट्स। सब्सिडरी कंडीशन में ऑल्सो अटैच रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप और लोकेशन ऑफ द एसेट्स और जो पीरियड है ड्यूरिंग विच दे आर टू बी एक्वायर्ड या हेल्ड। जो ग्रांट्स इनकम से रिलेटेड हैं वो गवर्नमेंट ग्रांट्स है जो कि अदर देन रिलेट टू क्या है एसेट्स हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रांट एज रिलेट टू एसेट और इनकम विल रिक्वायर एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट। आपकी जजमेंट का एक्सरसाइज उसमें रिक्वायर होगा एंड आपको केयरफुली एग्जामिनेशन भी करनी पड़ेगी किसकी फैक्ट्स की ऑब्जेक्टिव्स की कंडीशंस की जो कि अटैच होगी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट में। केयर इसमें भी रिक्वायर्ड होगा कि टू सर्टेन द पर्पज ऑफ द ग्रांट का पर्पज़ क्या है एंड कॉस्ट क्या है फॉर जो ग्रांट इज इंटेंडेड क्या है आपको कंपनसेट कर रही है। बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन ऑफ फैक्ट इफ़ इट इज़ सर्टेन द ग्रांट ये एसेट है रेट ग्रांट है देन सेम प्रेजेंट करी जाएगी पैराग्राफ 24-26 के हिसाब से इंडिया 20 के हिसाब से जो कि स्टेट करा गया है। तो अगर एसेट्स वाली है तो मैं क्या करता हूँ उसमें या तो उसको डेफर्ड इनकम दिखा दो या कॉस्ट में से माइनस कर दो। वही एज पर इंडिया 20 एज पर पैरा 24 गवर्नमेंट ग्रांट्स related to assets including non-monetary grants at fair value should be presented in the balance sheet by setting up the grant as a deferred क्या income। एज पर पैरा 26 गवर्नमेंट ग्रांट जो सेटअप करी गई है मैंने डेफर्ड इनकम में वो सिस्टमेटिक बेसिस पे यूजफुल लाइफ एसेट की क्या है हो जाएगी रिकगनाइज। अगर इनकम से रिलेटेड है तो देखो क्या करना है। एज पर पैरा 29 तो उसको मैं अदर इनकम में दिखा दूँ या फिर रिलेटेड एक्सपेंस से क्या डिडक्ट कर दूँ। दो तरीके हैं, ये तो अदर इनकम की तरह शो कर दो या फिर जो भी उस ग्रांट से रिलेटेड खर्चे हो रहे हैं उसमें से क्या है उसको माइनस कर दो। इट में भी नोटेड एज पर पैरा 12 ऑफ इंडिया 20 गवर्नमेंट ग्रांट शुड भी अकाउंट करी जाएगी क्या एज फॉलोज। एज पर पैरा 12 गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकगनाइज इन प्रॉफिट और लॉस ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस ओवर द पीरियड इन विच द एंटिटी रिकगनाइजेज एज एक्सपेंसिस द जो रिलेटेड कॉस्ट है फॉर विच द ग्रांट्स आर इंटेंडेड टू क्या है कंपनसेट। In the given case, if based on the terms and condition of the scheme, the grant receiver is to compensate the import cost of assets subject to an expert obligation as prescribed in the EPCG scheme, recognition of grant in a statement of profit and loss link होना चाहिए fulfillment of associated export के obligation से। However, the grant received is to compensate the import cost of the asset and based on the examination of terms and condition of the grant, it can be reasonably concluded कि जो कंडीशंस हैं रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सब्सिडरी कंडीशंस हैं देन वो अप्रोप्रिएट रहेगी वो ग्रांट रिकग्नाइज करो प्रॉफिट और लॉस पे ओवर द अंडरलाइंग लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, वैसे करो। हमारा पूरा सॉरी थर्ड क्वेश्चन पूरा ही थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो ABC लिमिटेड मेरी गवर्नमेंट कंपनी है और फर्स्ट टाइम अडॉप्टर है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। एज पर द प्रीवियस general accounting standards, the contribution received by ABC Limited from the
government, which is in the nature of promoters' contribution, have been recognized in the capital reserve and treat करी जाती है as part of shareholder fund in accordance with the provisions of accounting standards 12, accounting for government या grants. तो ABC लिमिट मेरी गवर्नमेंट कंपनी है, फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करा है इंडिया को. प्रीवियस जो भी उनको गैप लग रहा था, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा था उनका, कंट्रीब्यूशन जो कि ABC कर मिलता था कंट्रीब्यूशन को ABC गवर्नमेंट से, जो कि प्रोमोटरी कंट्रीब्यूशन के नेचर में था, वो कैपिटल रिजर्व में रिकग्नाइज करा गया था और शेयर होल्डर फंड का क्या था पार्ट, उनको उसको बनाया गया था AS 12 के हिसाब से. AS लगता था पहले, ठीक है. स्टेट जो अकाउंटिंग है ग्रांट की नेचर प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, वो क्या AS 20 में भी परमिटेड है, वो क्या AS 20 में भी क्या है परमिटेड है, हमें वो बताना है. देखते हैं. सो पैराग्राफ 2 ऑफ इंडियाज 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स inter alia, among other things, states that the standard does not deal with government participation in the ownership of the entity. जो ये वाला स्टैंडर्ड है ना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये ओनरशिप ऑफ एंटिटी के रिगार्डिंग डील नहीं करता. गवर्नमेंट अगर प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के उसमें क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है, सिंस ABC लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, इट ये इम्प्लाई करता है कि गवर्नमेंट का 100% शेयर होल्डिंग होगी. सो स्टैंडर्ड एंटिटी को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि पेमेंट शेयर होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन के उसमें करी गई थी, शेयर पेमेंट या फिर एज अ ग्रांट गवर्नमेंट के फॉर्म में करी गई थी. इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन इक्विटी में जाएगी, ग्रांट कहाँ जाएगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनल में जाएगी. Where it is concluded that the contribution are in the nature of the government grant, the entity shall apply the principles of Ind AS 20 retrospectively as specified in Ind AS 101 first time adoption of क्या Ind AS. तो जहाँ पे ये कंक्लूड करा गया कि यार जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट ग्रांट के नेचर में है, तो एंटिटी को अप्लाई करने पड़ेंगे प्रिंसिपल किसके Ind AS 20 के रेट्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि हमें Ind AS 101 में दे रखा है. Ind AS 20 requires all grant to be recognized as income on a systematic basis of the period in which the entity recognizes expenses, the related costs for which the grant are intended to compensate. Unlike AS 12, Ind AS 20 requires the grant to be classified as either a capital या फिर एक income grant and does not permit of recognition of government grant in the nature of promoters contribution directly to shareholder fund. देखो Ind AS 20 ना ये परमिट नहीं करता कि हम गवर्नमेंट ग्रांट को एज अ शेयर होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाएं, राइट. तो Ind AS 20 बोलते हैं अगर गवर्नमेंट ग्रांट के उस पर मिली है तो हम डायरेक्टली इनकम दिखा लेंगे, अगर अनकंडीशनल है तो कंडीशन है तो ओवर द यूजफुल लाइफ दिखा देंगे, और अगर इनकम मिली है तो सिस्टमेटिक बेसिस पे दिखा दो जो भी मेरे एक्सपेंस क्या हो रहे हैं ग्रांट रिलेटेड वो मेरे खर्च होंगे ओवर द पीरियड वैसे. तो ये था इसका आंसर. So I think this is the important question. You should revise this. फिफ्थ देखते हैं. फिफ्थ कहता है रेनबो लिमिटेड कैरीज आउट वेरियस प्रोजेक्ट फॉर विच इट हैज़ आइदर रिसीव गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर ऑन और इन द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग द क्या है सेम है. द कंपनी हैज़ रिसीव 2 grant of 1 lakh each relating to the following ongoing research and development project. सो रेनबो लिमिटेड कैरी आउट करता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिसके लिए उसको क्या है गवर्नमेंट ग्रांट फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या मिली हुई है या फिर वो इन द प्रोसेस ऑफ है उसको मिलने में. कंपनी को रिसीव हुई है 2 ग्रांट्स लाख रुपए की विच इज़ रिलेटिंग टू द फॉलोइंग ऑनगोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. फर्स्ट है क्लीन रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है, लेकिन इस कंपनी ने कोई स्टेप्स नहीं लिए रिसर्च को कमेंस करने में इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग. सेकेंड है मेरे कॉमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इक्विपमेंट दैट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर इको फ्रेंडली सब्सटीट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है. रेनबो कॉन्फिडेंट है कि भाई टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में, फाइनेंशियल वायबिलिटी के बारे में इस नई टेक्नोलॉजी की जो कि सेल के लिए अवेलेबल होगी अप्रैल 2023 तक. अब सितंबर 2021 में उसके फैक्ट्री में फ्लड आ गए, जो एंटायर प्रोडक्शन है सब ख़त्म और रेनबो को अपनी फैक्ट्री भी शट डाउन करनी पड़ी 3 महीने के लिए. स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस करा एक कॉम्पनसेशन पैकेज सारी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के लिए अफेक्टेड जो हुई थी फ्लड की वजह से. एज़ पर द स्कीम रेनबो को इंटाइटल है वो पैकेज बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 month सेल्स फिगर प्रायर टू फ्लड्स
फॉर विच द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एप्लीकेशन ऑन और बिफोर 30 जून 2022 विद नेसेसरी फिगर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मई को अडॉप्ट करी जाएंगी। बाय विच द क्लेम वुड नॉट हैव बीन फाइल विद द स्टेट क्या गवर्नमेंट, मतलब 31 मई तक तो क्लेम फाइल करा ही नहीं गया। तो हमें बताना है कि जो हमें ग्रांट्स मिली है उसके रिगार्डिंग क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा, और जो फ्लड रिलेटेड का कंपनसेशन है उसके रिगार्डिंग में क्या ट्रीटमेंट क्या है करूँगा। सो देखो यार, देखो पहले तो मेरे को मिल गया रिवर से रिलेटेड ग्रांट, ठीक है, रिवर वाली ग्रांट जो मेरे को मिली है। तो इसमें दो तरीके दे रखे हैं। तो क्या है कि सो द फर्स्ट ग्रांट इमीडिएटली रिकग्नाइज कर लेंगे क्योंकि हमें मिल गई है। इवन दो रिसर्च हैव नॉट स्टार्टेड और एनी मैनेजमेंट स्टेप्स हैव बीन कंप्लीट बाय रेनबो, येट गवर्नमेंट ग्रांट क्या है मैं रिकग्नाइज कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है अनकंडीशनल है, वो मतलब अनकंडीशनल जैसी दिख रही है, क्योंकि रिफ़ंड के रिगार्डिंग कुछ मेंशन नहीं करा उन्होंने कि भाई रिफ़ंड करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड, मैं उसको क्या है जो मेरे खर्चे होंगे उस ग्रांट से रिलेटेड वो मैं ओवर द पीरियड क्या है दिखा दूँ, जो मेरे को ग्रांट कंपनसेट करेगी उसके रिगार्डिंग, ठीक है, खर्चों के रिगार्डिंग। सेकंड ग्रांट जो है वो कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए मिली है, नए इक्विपमेंट के लिए, वो डेप्रिशिएबल एसेट के रिगार्डिंग है। एज पर द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन द इक्विपमेंट अवेलेबल होगा सेल के लिए अप्रैल 2023 में। सो जो ग्रांट है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट से रिलेटेड है और वो डेफर्ड इनकम की तरह मैं क्या है रिकग्नाइज कर लूँगा सिस्टमेटिक और रेशनल बेसिस पे एसेट की यूजफुल लाइफ में उसको क्या है डेफर करता रहूँगा एज अ इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। सो पहले मैं लायबिलिटी दिखा दूंगा उसको 2022-2023 में, और एक बार इक्विपमेंट रेडी हो गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं डेफर्ड ग्रांट इनकम दिखा दूंगा कि इसकी 1,00,000 रुपये की ओवर द एसेट की यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट को क्या करने के लिए कंपनसेट करने के लिए। या फिर दूसरा तरीका क्या है भाई मैं कॉस्ट में से इनकम को माइनस कर दूँ और उससे मेरा डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, वैसे भी मैं कर सकता हूँ, दो तरीके दे रखे हैं। अब जो फ्लड वाली कंपनसेशन है तो वो तो मेरे को मिली नहीं है ना यार, वो तो मैं कैसे दिखा दूँगा फिर, क्योंकि अभी तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं हुई, राइट, और मैंने फाइलिंग भी नहीं करी उसकी, क्योंकि 30 जून तक मेरे को फाइलिंग करनी पड़ेगी कंपनसेशन क्लेम करने के लिए। सो रेनबो लिमिटेड विल बी एबल टू सबमिट एन एप्लीकेशन फ्रॉम ओनली आफ्टर 31 मई के बाद तो सबमिट ही कर पाएगा वो। ऑल द फ्लड सितंबर 2021 में हुए और लॉस हुआ 2021-22 में। एंटिटी को शुड रिकॉग्नाइज द इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट इन द ईयर जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करा गया और गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव भी करा। देखो जब तक सबमिट नहीं करा तक अप्रूव नहीं हुआ तो मैं मान ही नहीं सकता उसको एज इनकम। सिंस इन द ईयर 2021-22 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करा जा सकता क्योंकि फाइनेंशियल्स मेरे अडॉप्ट नहीं हुए थे विद रिस्पेक्ट टू सेल्स फिगर बिफोर सेल्स फ्लड इनकर्ड। रेनबो को रिकॉग्नाइज नहीं करनी चाहिए ग्रांट इनकम क्योंकि वो रिसीवेबल नहीं है 31 मार्च 2022 वाले क्या पीरियड में। वो मेरे को अभी श्योरिटी नहीं है कि मैंने फाइल ही नहीं करी, ना फाइल करी ना अप्रूव होगी, राइट। वैसे सो 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। एन एंटिटी ऑपरेट्स अ न्यू फैक्ट्री एंड उसको मिलती है गवर्नमेंट ग्रांट कितने की 15,000 रुपये की इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट जो कि इसकी कॉस्ट क्या है 1,00,000 रुपये है। वो डेप्रिशिएट करता है सारे प्लांट मशीनरी को 20% पर एनम पे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। हमें बताना है शो द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट फॉर द फर्स्ट ईयर अंडर बोथ द मेथड एज पर Ind AS 20। ठीक है, Ind AS 20 के हिसाब से मेरे को क्या बताना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताना है और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी देना है ग्रांट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ईयर के लिए दोनों क्या मेथड्स में। सो मैंने नई फैक्ट्री ओपन करी, ग्रांट मिली मेरे को 15,000 रुपये की और इक्विपमेंट की 1,00,000 रुपये की के हिसाब से। तो वही दो तरीके होंगे, तो कॉस्ट में माइनस कर दो या रेफर्ड उसको इनकम दिखा दो, वैसे 20% के हिसाब से कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसके। आई थिंक इसमें दोनों तरीके दे रखे होंगे मेरे को, हाँ दोनों तरीके दे रखे हैं, ठीक है। सो जब मैंने ग्रांट को डेफर्ड इनकम माना, जब देखो डेप्रिसिएशन तो मेरा 20,000 रुपये का निकलेगा और 15,000 का आप 3% 20% क्या निकाल लोगे, 3,000 रुपये वो भी निकाल लोगे अपनी, जो मैंने देखो 15,000 का 20%
और 1 लाख का 20% वैसे कर लोगे, राइट। और बैलेंस शीट का भी एक्स्ट्रा आप इसमें शो कर दोगे। हाँ, बैलेंस शीट में देखते हैं वो 1 लाख रुपए का कॉस्ट थी। नॉन करंट एसेट्स में देखेंगे पीपी प्रॉपर्टी बनाने के इक्विपमेंट की कॉस्ट 1 लाख रुपए थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 20,000 रुपये का, 80,000 रुपये की नेट कॉस्ट निकल के आ जाएगी। सिमिलरली नॉन करंट लाइब्रेरीज में कॉमन ग्रांट क्या है, 12,000 रुपये की थी, 3,000 रुपये का हमारी करंट लाइब्रेरी को 9,000 रुपये निकल के आ जाएगी। सिमिलरली करंट लाइब्रेरी में कॉमन ग्रांट मेरी 9,000 रुपये 3,000 रुपये निकल के आ जाएगी। क्योंकि देखो ये मेरी विद इन ड्यू होगी जो मैं दिखाऊंगा अगले साल, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। अब मैं ना पूरी लोग क्या करेंगे, पूरी नॉन करंट लाइब्रेरी क्या है पूरी इसमें डाल देंगे 12,000 रुपये की नॉन करंट में। नहीं, करंट भाई अगले साल तो मेरे को दिखाना पड़ेगा ना उसको, ऐसा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस में जाने वाली है तो 3,000 की करंट आएगी, 9,000 की क्या है नॉन करंट आएगी, ठीक है। अब जिसमें इन्होंने वर्किंग नोट बना दिया ये वाला गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम अकाउंट का। यहाँ पे रिसीव हुई क्रेडिट लाइबिलिटी है, 12,000 रुपये बैलेंस बचा, 3,000 रुपये मैंने प्रॉफिट लॉस में डाल दी, ठीक है। और ग्रांट मेरे को डिडक्ट करी जाएगी कॉस्ट से। जब मैंने ग्रांट कॉस्ट से डिडक्ट करी, जब देखते हैं 70,000 का तो यहाँ पे आ गया देखो, 1 लाख का कॉस्ट एसेट थी माइनस 15,000 इंटू क्या 20%, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं 85,000 पे ही 17,000 माइनस कर दूंगा, 68,000 की कॉस्ट आ जाएगी। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, थैंक यू।